ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वेरियस वेज, मतलब कई सारे तरीके जिसके द्वारा एमएनसीज सेटअप करती है या कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को दूसरे देशों में। ठीक है, एमएनसी क्या करती है, मतलब कैसे वो प्रोडक्शन को दूसरे देशों में कंट्रोल करेगी या फिर उसको सेटअप करेगी। तो इसमें पहला क्या है, मतलब कई सारे तरीके दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज। इसका मतलब लोकल कंपनी जैसे मान लीजिए कि कोई विदेश से, कोई दूसरे देश से अगर हमारे देश में आता है, कोई कंपनी आती है, ठीक है, तो वो कंपनी क्या करेगी, उसके पास कई सारे तरीके हैं। तो पहला तरीका ये हो सकता है कि वो लोकल कंपनीज जो यहाँ पर होगी, जो उसी तरह के प्रोड्यूस को एक तरह से प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, तो उसके साथ जॉइंटली एक तरह से जॉइंट हो करके, ठीक है, मिल करके उसके साथ प्रोडक्शन करेगी। जॉइंट प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोवाइड्स मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब इससे क्या होगा, ये मनी भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे। और जो कंपनी मतलब विदेश से आई है, अगर उसने लोकल कंपनी के साथ जॉइंट प्रोडक्शन किया है तो पैसा देगी ताकि मतलब इन्वेस्ट हो सके, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेगी ताकि वो बहुत ही एकदम एक तरह से लेटेस्ट प्रोडक्शन हो सके। अगला तरीका क्या हो सकता है, टू बाई अप लोकल कंपनीज़ को ख़रीद लेना। ठीक है, अगर कोई लोकल कंपनी ऐसी है जो जिस तरह का प्रोडक्ट वो मान लीजिए वो बेच रहे हैं, जैसे हो सकता है शूज़ हो या मोबाइल फ़ोन्स हो, ठीक है, तो वो कंपनी को क्या कर लेना, ख़रीद लेना, और उसके बाद उस कंपनी को एक्सपेंड करना। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका ये हो सकता है। और उसके बाद जो है तीसरा जो हो सकता है वो है प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। जो छोटे छोटे या स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी शूज़ बनाने वाली कंपनी आ गई मान लीजिए हमारे देश में, या हमारे देश से दूसरे देश में चली गई, तो वो हो सकता है छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं जो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो उनसे ऑर्डर उनको दे देना, ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर का उनको पैसा दे देना, बाद में हो सकता है अपना ब्रांड का टैग लगा के उसको मार्केट में बेचना। ठीक है, ये अगला हो गया। और बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज, अगर लोकल कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप इन्होंने अगर कर लिया है, बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, और सप्लाई करेगी लोकल कंपनी, ठीक है, बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप, या फिर हो सकता है उनके साथ कंपीट करें, कंपीट का मतलब उनकी उन्हीं के साथ प्रतिस्पर्धा इनकी हो, या फिर हो सकता है उनको खरीद लिया जाए। एमएनसीज इसी तरह से क्या करती हैं, एग्जर्टिंग स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन पे उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एट दीज डिस्टेंट लोकेशंस। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली डिस्पर्स लोकेशन इज़ गेटिंग इंटरलिंक्ड। इसी तरह से क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, इंटरलिंक होता है। अलग अलग देशों में ऐसे ही जो बाहर से कंपनियां दूसरे देश में जा रही हैं, या हमारे देश की बहुत सी कंपनी हैं, या टाटा हो सकती है, और भी बहुत सी कंपनी हो सकती है, वो दूसरे देशों में जाएगी। तो ऐसे ही क्या करते हैं, ये इंटरलिंक करते हैं प्रोडक्शन को। ठीक है, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड मतलब जो विदेशी मतलब व्यापार जो हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स यानी मार्केट्स को भी एक तरह से क्या कर लेना, शामिल करना। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स है, जो भी गुड्स क्या है, उसका एक्सचेंज होना, परचेज होना या सेल होना अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज़। अब कंट्रीज़ में आप हमारे यहाँ भी देख लीजिए, जैसे बहुत से मोबाइल फ़ोन जो हैं वो दूसरे देशों की कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ बिक रहे हैं, और हमारे यहाँ के बहुत से हो सकता है बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हों जो बाहर हो सकता है, गाड़ियाँ कारें विदेशों में भी हमारे देश की बिक रही हो। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह से इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स है। ठीक है, हर जगह की मार्केट पर बहुत सारी कंपनियां, अलग अलग देशों की कंपनियों ने क्या कर लिया है, एक तरह से उनका वहाँ पे भागीदारी है।
ठीक है। गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, गुड्स क्या है, ट्रैवल करता है। जैसे हमारे देश का मान लीजिए कोई भी टाटा टाटा मोटर्स है, तो वो हो सकता है विदेशों में बिक रहा हो, तो गुड्स ट्रैवल कर रहा है और वहाँ का यहाँ पे हमारे यहाँ बिक रहा है। ठीक है। होंडा हो गया और भी बहुत सी कंपनियाँ हो गई, ठीक है, वो यहाँ पे बिकेंगी। तो ऐसे करके पूरे वर्ल्ड मार्केट को इन्होंने क्या किया है, इंटीग्रेट किया हुआ है। चॉइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस। अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता रहता है ना, तो चॉइसेस क्या हो जाती हैं, वो मार्केट में बढ़ जाती है। ठीक है। अगर मान लीजिए केवल हमारे ही देश की कंपनी फ़ोन बनाती, तो फ़ोन बनाने में चॉइस क्या होती, फ़ोन जब हम लोग ख़रीदने जाते तो एक ही टाइप का फ़ोन मिलता, लेकिन बाकी कंपनीज़ के आ जाने से चॉइसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है। बहुत सारे फ़ोन हो गए मार्केट में, बहुत सारी कारें हो गई। ठीक है। प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। अब क्या होता है, जब बहुत सारी कंपनियां एक ही प्रोडक्ट को बेच रही हैं, तो उनके प्राइसेस अधिकतर क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है। कोई भी अपनी प्राइस को बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, कोई बहुत कम नहीं करेगा, एक तरह से हम देख रहे हैं इक्वल प्राइसेस देखने को मिलते हैं। प्रोड्यूसर्स इन द टू कंट्रीज क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाई थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। अब प्रोड्यूसर जो हैं, जो दो देशों में मान लीजिए हैं, वो आपस में कंपटीशन करते रहते हैं, ये जबकि ये लोग कितने दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, फिर भी क्या है, कंपटीशन इनका होता रहता है। ठीक है। क्वालिटी में, हर एक चीज़ में, प्राइसेस में, कि उनकी क्वालिटी हमसे अच्छी नहीं होनी चाहिए, हमारी ज़्यादा अच्छी होगी। दस फॉरेन ट्रेड रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। इसीलिए फॉरेन ट्रेड जो है मार्केट को कनेक्ट करता है या इंटीग्रेट करता है मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। ट्रेड बैरियर्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। अब ये ट्रेड बैरियर्स क्या होता है, जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद से बहुत सारी कंपनी, हमारे देश ने कंपनियों को बाहर से बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं किया था कि हमारे देश के अंदर आएँ, और जब अलाउ नहीं किया था तो इसका मतलब ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगा दी थी जिसके रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं, बैरियर लगा दिए, जैसे टैक्सेस बहुत ज़्यादा उनसे ले लेना, और परमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लेना, बहुत सारी चीज़ें थी जो एक तरह से बैरियर्स। ऐसा क्यों किया गया हमारे देश में शुरुआत में, क्योंकि उस समय तक हमारे देश के जो उद्योगपति थे या इंडस्ट्रीज़ थी, वो बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि वो डेवलप नहीं हो पाई थी। ठीक है। उनको धीरे धीरे क्वालिटी में, उनको कंपटीशन के बारे में समझना था, धीरे धीरे थोड़ा सा समय उनको दिया गया, इसीलिए ट्रेड बैरियर्स लगाए गए। ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट यूज़ करती है कई बार, क्या, किस लिए, इन कि फॉरेन ट्रेड को हमें मतलब लेकर आना है या नहीं आना, ये गवर्नमेंट तय करती है। गवर्नमेंट यूजेस ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच। अब गवर्नमेंट ये देख सकती है कि किस तरह का हमको गुड्स जो है अपने यहाँ पे ज़्यादा मतलब हमें अलाउ करना है, वो भी गवर्नमेंट तय कर लेती है कि किस चीज़ के आने से हमारे देश के उद्योगपति जो हैं, स्मॉल इंडस्ट्री है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट ये क्या करती है, तय करती है इसको। ठीक है। अगला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो होते हैं एक तरह से ऐसे इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाते हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि फॉरेन कंपनीज़ यहाँ पर आ सके। हमारे देश में भी ऐसा मतलब किया गया है, ताकि बाहर से जो कंपनीज़ आ सकें, उनको एक तरह से कह सकते हैं अट्रैक्ट करने के लिए वो एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाता है, और वहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। वर्ल्ड क्लास यानी आज इलेक्ट्रिसिटी क्या रहेगी, लगातार इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं, वाटर अच्छी व्यवस्था रहेगी पानी की, और रोड बहुत अच्छी होगी, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा, स्टोरेज बहुत अच्छा रहेगा, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मतलब हॉस्पिटल्स रहेंगे वहाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रहेंगे वहाँ, रिक्रिएशनल मतलब इन्जॉयमेंट के बहुत सारे साधन वहाँ पे रहेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाती है। अगला है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया पर इस ग्लोबलाइजेशन का असर क्या पड़ा है। ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर। अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का असर क्या पड़ा, अब कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि ट्रेड जो है वो मूवमेंट कर रहा है,
इधर से उधर जा रहा है, एक एक कंपनी दूसरी कंपनी दूसरे देशों में जा रही है, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे सब के सब फैल गए हैं, तो कंपटीशन बढ़ गया है। लोकल हो चाहे फॉरेन प्रोड्यूसर्स हो, इन सब में कंपटीशन एडवांटेजेस बढ़ मतलब एक तरह से कंपटीशन बढ़ गया, तो उससे फ़ायदा किसको हुआ? कंज्यूमर्स को फ़ायदा हुआ। जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो नई नई एक तरह से एक ही गुड्स या एक ही कह सकते हैं आइटम में बहुत सारे वैरायटी देखने को मिलेगा। जैसे फ़ोन देख लीजिए, पुराने समय में हो सकता है एक ही टाइप का फ़ोन था, हज़ारों तरीके के अलग अलग कंपनी के फ़ोन हम देख सकते हैं मार्केट में, तो उससे फ़ायदा किसको होता है? कंज्यूमर को, जो ख़रीदने वाला है। देयर इज़ ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज, अब कंज्यूमर के पास ज़्यादा चॉइसेस हैं, ठीक है, अब वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड क्वालिटी देख सकता है, प्राइसेस भी कम है रहते हैं, ठीक है, प्राइसेस भी कम मतलब सामान का जो भी प्रोडक्ट है उसका सामान पैसा भी कम रहता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज, और इन सब चीज़ों की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, ठीक है। इंक्रीज कंपटीशन एंड इनके टॉप इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन न्यूअर टेक्नोलॉजी। अब जब कंपटीशन जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हर कंपनी क्या करेगी? नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी ताकि अच्छी क्वालिटी उसको अपने प्रोडक्ट में मिल सके, ठीक है। तो इसीलिए न्यूअर टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट किया गया, उसमें कंपनीज़ ने किया, इंडियन कंपनीज़ ने। प्रोडक्शन मेथड में बदलाव किया, रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड को उन्होंने बढ़ाया। एक मतलब कोई भी प्रोडक्ट होगा तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ठीक है। अगला है ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही जो इंडियन कंपनीज थी, बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज, वो सब मल्टीनेशनल कंपनीज के रूप में उभर कर सामने आई हैं, ठीक है। क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़। एक तरह से अब जो इस समय के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, ठीक है, जो कि अपनी वो सर्विसेज दे सके। तो ये पूरे चैप्टर में था।